क्या आपको खांसी होती है और सांस से सीटी की आवाज़ आती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है, और इसके अलावा आपको खांसी के साथ साथ सफ़ेद बलगम आती है और स्पेशली सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे ये मसला ज़्यादा होता है, तो हो सकता है आपको दमा की अलामात हों। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला गोंदल और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर अब्दुल्ला गोंदल। अडल्ट डिजीज़ की सीरीज़ के अंदर आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है एज़मा यानी दमा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एज़मा या दमा क्या चीज़ है, उसकी अलामात क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और कौन सी प्रिवेंशन है जो हम कर सकते हैं। फिर हम उन तरीका इलाज के बारे में जानेंगे जो हमारे पास अवेलेबल हैं, और साथ उस मिथ को डिकोड करेंगे जो लोगों के अंदर पाई जाती है इन्हेलर को लेकर। सबसे पहले जानते हैं कि दमा है क्या। दमा एलर्जी की एक फॉर्म है जो एक रिवर्सिबल कंडीशन है, जिसको मतलब अगर आपको दमा है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है जिसके अंदर सांस की नालियों की एलर्जी होती है और वो सेंसिटिव हो जाती हैं मुख्तलिफ एलर्जन से, और जो ही उन एलर्जन से एक्सपोजर होता है किसी भी मरीज़ का, तो फौरी तौर पे उनके अंदर सांस की नालियों के अंदर तंगी आ जाती है, जिसकी वजह से एक सीटी की आवाज़ पैदा होती है सांस लेने के दौरान, जो दमा की एक बहुत बड़ी अलामत है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि दमा की अलामात के साथ साथ उसकी वजूहात क्या हैं। दमा की वजूहात के अंदर बहुत सारी वजूहात हैं, जिनके अंदर जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा मसला है। जिन ख़ानदानों के अंदर दमा की बीमारी मौजूद है उनका कोई ना कोई अफराद, उनके कुछ ना कुछ अफराद जो हैं वो इससे इफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद ट्रिगरिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से दमा की बीमारी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स के अंदर आते हैं परफ्यूम की वजह से ज़्यादा हो सकता है। फिर जिन लोगों ने घरों में परिंदे पाले होते हैं उनके अंदर ये दमा की शिकायत ज़्यादा होती है। जो लोग कारपेट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों के अंदर, उनके अंदर ये दमा की बीमारी ज़्यादा होती है। फिर कुछ लोग मेडिसिन ऐसे यूज़ करते हैं जिनको बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, उनके अंदर एज़मा जो होता है वो ज़्यादा एग्ज़ासर्बेट कर सकता है। और डिस्प्रिन यानी एस्प्रिन या डिस्प्रिन के नाम से हमारे घरों में आम रूटीन में एक मेडिसिन अवेलेबल होती है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है इसको इंड्यूस करने की। फिर इसके अलावा मौसमी तब्दीलियाँ, स्पेशली सर्दियों के मौसम में दमा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और सर्दियों में ही मोस्टली पेशेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं ओपीडीज़ के अंदर सांस की तकलीफ़ के साथ। मौसमी तब्दीलियों के अलावा पोलन, धूल मिट्टी और गर्दो गुबार, ये एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो कि लोगों के अंदर एज़मा को इंड्यूस करते हैं और ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं, और उसकी वजह से जो दमे का मर्ज़ है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। दमा के डायग्नोसिस के लिए या दमा की तशख़ीस के लिए हमें ज़्यादातर कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लिनिकली जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसकी अलामात की बेस पे ये दमा का मर्ज़ जो है वो आइडेंटिफाई होता है या उसकी तशख़ीस होती है। फिर हम जानते हैं कि ट्रीटमेंट के ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए हम दमा के मर्ज़ को कम कर सकते हैं। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ट्रिगर को अवॉइड करें, या पोलन या एलर्जन जिसे कहते हैं उसको अवॉइड करें। मास्क का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है दमा के मरीज़ के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात अगर दमा का मरीज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आया है तो उसके लिए मास्क पहनना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांस की तंगी होती है। सबसे पहले इस एज़मा की प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रिगर को अवॉइड करना। अब ट्रिगर कोई भी हो सकता है, ट्रिगर के अंदर कोई भी परफ्यूम आ सकता है, कोई खुराक आ सकती है, या कोई भी कोई कारपेट्स हो सकते हैं, या परिंदे अगर आपने पाले हुए हैं तो उनको मतलब उनको ख़त्म कर दें। या इसके अलावा आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो, या मौसमी तब्दीलियाँ हैं, या कोई फूड है जो आपके दमा की बीमारी को एग्ज़ासर्बेट कर देती है, तो उनसे आपने खुद अवॉइड करना है सबसे पहले। फिर अगर इन अवॉइड करने के बावजूद आपका दमा कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हम मेडिकल थेरेपी की तरफ जाते हैं। अगर ट्रिगर अवॉइड करने के बावजूद अगर आपका दमा ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम मेडिकल थेरेपी की तरफ जाते हैं। दमा के इलाज के लिए जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो खाने वाली दवाइयाँ या इन्हेलर, जिन्हें पंप्स के नाम से भी जाना जाता है, वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन सेवेरिटी आपका मुआलिज ये डिसाइड करेगा कि आपको इन्हेलर की ज़रूरत है या खाने वाली दवाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि खाने वाली दवाइयाँ जब थोड़ा टाइम टेकिंग होती हैं, उनको अपना काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और दमा को कंट्रोल करने में, जबकि जो दवाइयाँ इन्हेलर के ज़रिए दी जाती हैं वही मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, उससे जल्दी एक पेशेंट जो होता है वो रिकवर कर जाता है। एक सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी मिथ प्रेजेंट है इन्हेलर या पंप के हवाले से। लोग आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें दवाई दें, हमें ये पंप इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इस पर डिपेंडेंसी हो जाती है या बहुत लंबे से
جب ہم نے یوز کر لیا تو پھر ہمیں ساری زندگی یہ استعمال کرنا پڑے گا. یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے. یہ ڈیپینڈنگ اپون سیویرٹی اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے اور اسے ختم بھی کیا جا سکتا ہے. امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو یہ دوسروں تک شیئر کریں اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں یا لوگوں کی صحت کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. السلام.